नमस्ते। हम भारतीयों का ये जो आत्मीयता और सम्मान से भरा हुआ अभिवादन संस्कार है, इसको अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है। तो मैं अपने छात्रों से अनुरोध करूंगी कि आप इस अभिवादन शैली को पूरे अपनेपन से अपनाएं। स्वागत है आप सबका एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में एक बार फिर से। जीवन एक ऐसी यात्रा है जो कभी बंद नहीं होती, ये आपको समझ लेना चाहिए। अनंत यात्रा है आपकी, इटर्नल एग्जिस्टेंस है, शाश्वत अस्तित्व है। लाइफ स्किल्स का अर्थ है जीवन को ठीक से समझकर और फिर उसे बिल्कुल स्किलफुली, कौशल के साथ जिया जाए। अस्तित्व का अर्थ मैं है, इसको जब मैंने समझ लिया तो मैंने ये भी समझा कि अपने इस शाश्वत अस्तित्व की यात्रा में मैं कुछ ऐसे काम है जो बार बार करता या करती हूँ। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश ग्रामर के नज़रिए से आपने ये सीखा कि जब किसी क्रिया को, किसी काम को, किसी एक्शन को आइडिया के रूप में आप बताते हैं तो उसे ग्रामर में इन्फिनेटिव वर्ब के द्वारा आप प्रस्तुत करते हैं, जिसका अर्थ होता है सीधे सीधे शब्दों में टू के साथ क्रिया का बिल्कुल मूल रूप, रूट वर्ब को लगा देना। आपने ये भी जाना कि जब आप किसी भूमिका में आते हैं तो शरीर के स्तर पर कुछ काम ऐसे हैं जो आप रेपिटेटिव यानी कि बार बार करते ही करते हैं। इस तरह से आपने ये कर्म समझे, ये काम समझे जो हम बार बार करते ही करते हैं। और भी ऐसे एक्शंस हैं जो मैं किसी भूमिका में आने के बाद करता ही करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर समझ लीजिए आप सब कि मैं का अस्तित्व शरीर से वाकई में बिल्कुल अलग है। आप बहुत गहरा अध्यात्म ना भी जानना चाहें, ना भी जानें, तो भी बिल्कुल लॉजिक को यदि आप लगाएं, तर्क को यदि आप लगाएं, तो आप स्पष्ट समझ पाएंगे कि शरीर और मैं दो अलग अलग अस्तित्व हैं। कैसे? आपके इस शरीर को, मेरे इस शरीर को बनने में माँ के गर्भ में लगता है जो समय वो होता है लगभग 9 से 10 महीने के बीच का समय, यानी मेरे बनने का समय है। ये मेरा मैन्युफैक्चर टाइम है। जब मैं मरता हूँ, जिसे लोग कहते हैं मेरी मृत्यु, क्या उस समय मेरा ये शरीर समाप्त हो जाता है? नहीं ना। शरीर केवल साइंस दिखाना बंद कर देता है, लक्षण दिखाना बंद कर देता है जीवन के, और लोग कहते हैं मैं मर गया। यदि इस लॉजिक को माना जाए कि मैं ही शरीर है, शरीर ही मैं है, तो जब तक मेरे शरीर की अंतिम कोशिका जीवित रहती है, अंतिम कोशिका का अस्तित्व रहता है, तब तक मेरे जीवन को माना जाना चाहिए। जब तक मेरा शरीर पूरी तरह से सड़कर समाप्त ना हो जाए, ये माना जाना चाहिए कि मैं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं का अस्तित्व वाकई में, वास्तव में शरीर से अलग है। जिन कामों को मैं शरीर के स्तर पर करता ही करता हूँ वो आपने पिछले क्लास में जाने। कुछ और ऐसे काम हैं जो मैं रेपिटेटिव करता हूँ या करती हूँ। वो कौन से काम हैं, उन कामों से जुड़ी हुई कौन सी अवस्थाएं हैं, इन कामों और इन अवस्थाओं को मैं के साथ किस प्रकार की वाक्य संरचना, किस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर से दिखाया जाएगा, आप आज की क्लास में देखेंगे। मैं का कोई कर्म, कोई एक्शन बार बार दिखाना हो, यानी बार बार दोहराया जाना दिखाना हो, तो सीधा सा सिद्धांत ये है कि आई के साथ रूट वर्ब को लगा दीजिए, जैसा कि आप पिछले क्लास में देख चुके हैं। I change roles, I take birth, I grow up for some time, I grow old, I fall ill sometimes, I die। ये वाक्य आपने देखे। आगे बढ़े इससे पहले अंग्रेजी वाक्य संरचना की एक विशेषता आप जान लीजिए। अंग्रेजी वाक्य संरचना यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर हिंदी के सेंटेंस स्ट्रक्चर, हिंदी के वाक्य संरचना का बिल्कुल उल्टा होता है। उदाहरण के लिए, मैं भूमिकाएं बदलता हूँ, इसमें मैं पहले नंबर पर आता है, फिर भूमिकाएं और फिर बदलता हूँ। अंग्रेजी वाक्य में मैं की जगह पर आए तो वैसे ही रहता है, लेकिन इसके आगे की पूरी कहानी बदल जाती है। भूमिकाएं बदलता हूँ, लेकिन अंग्रेजी में हो जाएगा बदलता हूँ भूमिकाएं, यानी चेंज रोल्स। इसी तरह से मैं जन्म लेता हूँ, मैं तक कहानी वही है, मैं के साथ आई का प्रयोग, लेकिन जन्म लेता हूँ का उल्टा हो जाएगा लेता हूँ जन्म, यानी आई टेक बर्थ। तो अंग्रेजी वाक्य संरचना हमेशा हिंदी वाक्य संरचना की उल्टी होती है। आपने ये भी देखा है कि जब आप किसी भूमिका में आते हैं तो शरीर के स्तर पर कुछ काम करते हैं अनिवार्य रूप से। ये तो निश्चित है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं और शरीर, यानी जीवन और शरीर दो अलग अलग अस्तित्व हैं। जिन कामों को मेरा शरीर करता ही करता है बार बार, वो हैं आई ब्रीथ, आई ईट, आई ड्रिंक, आई सी, आई हियर, आई स्मेल, आई टेस्ट, आई टच, आई फील हॉट, आई फील कोल्ड, आई फील पेन, आई फील प्लेजर। ये सारे के सारे काम शरीर के स्तर पर होते हैं।
कुछ और भी कर्म हैं, कुछ और भी एक्शंस हैं जो शरीर करता ही करता है, या कहा जाए कि कुछ अवस्थाएं हैं जिनमें मेरा शरीर आता ही आता है जब मैं किसी भूमिका में आता या आती हूँ। कौन सी है वो अवस्थाएं? पहली तो वो है जिसमें माँ के गर्भ में मेरा लगभग पूरा समय बीतता है और माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद ये समय धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी सोए हुए, सुप्तावस्था में, जिसे कहते हैं अस्लीप। यानी माँ के गर्भ में मैं अधिकांश समय अस्लीप होता हूँ, ASLEEP, अस्लीप। अस्लीप एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। ये हम पहले ही जान चुके हैं कि मैं कैसा हूँ का उत्तर एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण देते हैं। इसी के साथ मैं किस अवस्था में हूँ, किस स्थिति या स्टेट में हूँ का उत्तर भी एडजेक्टिव्स ही देते हैं। जैसे यदि आप कहें मैं जागा हुआ हूँ या मैं जागृत अवस्था में हूँ, आई एम अवेक, इसमें किस अवस्था में हूँ का उत्तर आता है, तो ये शब्द अवेक एक एडजेक्टिव है। इसी प्रकार मैं सोया हुआ था, आई वॉज अस्लीप, मैं सुप्तावस्था में था, इसमें सुप्तावस्था में सोया हुआ या अस्लीप ये भी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मैं किस अवस्था में था का उत्तर देता है। अब चूंकि मैं बार बार सोता हूँ आवश्यकता के कारण, आदत के कारण, तो ये रेपिटेटिव एक्शन है, यानी बार बार दोहराया जाने वाला काम। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। मान लीजिए आप 6 से 8 घंटे प्रतिदिन सोते हैं, तो आप कहेंगे आई स्लीप फॉर 6 to 8 hours डेली। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने फिर से देखा, उल्टा होता है। मैं सोता हूँ 6 से 8 घंटे के लिए प्रतिदिन, यह है सेंटेंस स्ट्रक्चर अंग्रेजी में। जबकि आप कहेंगे हिंदी में मैं प्रतिदिन 6 से 8 घंटे के लिए सोता हूँ, क्रम उल्टा हो जाता है। दूसरी अवस्था है जागृत अवस्था, यानी जब मैं जागा हुआ हूँ, यानी आई एम अवेक। अवेक AWAKE भी एडजेक्टिव ही है, ये आप पिछले क्लास में जान चुके हैं। मैं जागता हूँ, जो कि ये रेपिटेटिव एक्शन है, बार बार किया जाता है, तो इसके लिए भी वाक्य संरचना वही प्रयोग में लाई जाएगी, लेकिन एडजेक्टिव अवेक का प्रयोग किया जाएगा। आई एम अवेक, आई स्टे अवेक या आई कीप अवेक, मैं जागता हूँ, ये दिखाने के लिए इन वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा। तीसरी अवस्था वो अवस्था है जब मैं जागा तो हूँ पर नींद में, जब मैं सब कुछ करता हूँ पर नींद के संसार में, यानी सपना देखने की अवस्था। इस अवस्था को कहा जाता है अ ड्रीम, ADREAM, अ ड्रीम। चूंकि मैं बार बार सपने देखता हूँ, ये भी रेपिटेटिव एक्शन है, तो कहा जाएगा आई ड्रीम। यानी ये जो काम मैं बार बार करता हूँ वो काम है टू स्लीप, सोना, टू बी अवेक, जागना, और टू ड्रीम, सपने देखना। मैं सोया हूँ या जागा, इसे मेरे शरीर की अवस्था देखकर लोग बता सकते हैं। ये बात अलग है कि मैं सोए होने का नाटक भी कर सकता हूँ, तो ये काम शरीर के स्तर पर है। सपने में भी एक शरीर क्रियाशील होता है मेरा, पर जिस शरीर से अन्य लोग मेरी पहचान करते हैं वो तो सोया ही होता है। यानी सपने में मैं किसी और शरीर का प्रयोग करता हूँ। वो कौन सा शरीर है, इसे आगे जानेंगे। मैं, आई के तीनों कालों में होने, टू बी के फॉर्म्स आप सीख चुके हैं पहले ही। आई हैड बिन, आई वॉज, आई हैव बिन, आई एम, आई विल बी, ये थे वो फॉर्म्स। आज आई के साथ एडजेक्टिव्स का प्रयोग उन्हीं बी के फॉर्म्स के साथ आप सीखेंगे, और एडजेक्टिव्स होंगे अवेक, अस्लीप, अ ड्रीम। मान लीजिए कल रात आपको नींद नहीं आई किसी कारण से, और आप पूरी रात भर जागे रहे। अब चूंकि वर्तमान से पहले की अवधि में आप जागे हुए रहे, तो आप कहेंगे आई हैड बिन अवेक। पूरी रात के लिए आप प्रयोग करेंगे ऑल नाइट, तो वाक्य होगा आई हैड बिन अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागा रहा। अब पूरी रात आप जागे रहे, यानी कल आधी रात को भी आप जागे हुए थे। आप कहेंगे मैं कल आधी रात को जागा हुआ था, यानी आई वॉज अवेक आधी रात को एट मिडनाइट, आई वॉज अवेक एट मिडनाइट। आप इस समय भी जागे हुए हैं, अवेक हैं, तभी तो वीडियो देख रहे हैं। आप कहेंगे आई एम अवेक राइट नाउ, मैं इस समय अभी जागा हुआ हूँ। चूंकि बिना नींद के आपको 24 घंटे हो चुके हैं, यानी 24 घंटों की अवधि के लिए आप जागे हुए रह चुकने के बाद अब तक उसी स्थिति में हैं, तो आई हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब चूंकि समय की अवधि बताई गई है जिसमें आप जागे हुए रहे, तो आप प्रयोग करेंगे फॉर का, 24 घंटों से, यानी फॉर 24 आवर्स। यदि आप कहें 2 दिनों से, तो आप कहेंगे फॉर 2 days।
यदि आप कहें 12 घंटों से तो आप कहेंगे for 12 hours। तो वाक्य है मैं 24 घंटों से जागा हुआ हूं। I have been awake for 24 hours। यदि आप कहें कल रात से या 12 बजे से जागा हुआ हूं, तो चूंकि आप समय का एक बिंदु, एक पॉइंट बता रहे हैं जहां से जागे हुए रहते रहते अब तक जाग रहे हैं, तो I have been का प्रयोग करेंगे आप। लेकिन I have been awake के साथ साथ चूंकि कल रात से या 12 बजे से कहकर आप एक बिंदु को दिखाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे since 12 o'clock या since last या yesterday night। कुछ वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं। I have been awake for 24 hours। I have been awake since last night। I have been ill for 2 days। मैं 2 दिनों से बीमार हूं। I have been ill since Monday। मैं सोमवार से बीमार हूं। I had been absent for 1 week। I had been absent since 21st March। यदि समय की अवधि बता रहे हैं तो for का प्रयोग करेंगे, और यदि किसी समय का बिंदु आप बता रहे हैं जहां से लेकर अब तक आपको बताना है, तो आप प्रयोग में लाएंगे since। चूंकि इतनी देर से आप जाग रहे हैं, तो मान लीजिए कुछ समय को आपकी आंख लग गई और उस समय आपने सपना देखा कि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। अचानक खुशी से आपकी आंख खुली और आपको पता चला कि आप तो सपने में थे। मैं सपने में था या मैं स्वप्नावस्था में था, यानी आई वॉज अ ड्रीम। अब चूंकि लंबे समय से आप जाग रहे हैं, इतना जागने का आपको अभ्यास नहीं है, तो आपको पता है कि कुछ देर में आप सोए हुए होंगे। मैं कुछ देर में सोया हुआ होऊंगा, आई विल बी asleep in some time या in a while। कुछ समय में, थोड़ी देर में के लिए आप जिस फ्रेज का प्रयोग करेंगे वो होगा in some time या in a while। इसी प्रकार I had been, I was, I have been, I am, I will be के साथ किसी भी विशेषण या एडजेक्टिव का प्रयोग आप करेंगे अपनी अवस्था या स्थिति बताने के लिए। आज की क्लास में आपने अपने होने की अवस्थाओं को समय के तीनों कालों में बताना सीखा, यानी I के साथ बी फॉर्म्स का प्रयोग करते हुए एडजेक्टिव्स के विषय में बताना सीखा। इस वाक्य संरचना, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यदि आपने पक्का कर लिया, तो ऐसा मानिए कि अंग्रेजी सीखने की दिशा में आपने एक बहुत बड़ा किला फतह कर लिया। मैं किस अवस्था में हूँ या रहा हूँ आदि आदि यदि आपको बताना हो, और उस विशेषण, उस एडजेक्टिव का अंग्रेजी शब्द आपको ना आता हो, तो भी आप इस वाक्य संरचना को दोहराते रहिए। जैसे यदि आपको जागृत, जागा हुआ का अंग्रेजी शब्द ना आता होता और आपको कहना होता कि मैं 24 घंटे से जाग रहा हूँ, तो आप ये कहेंगे आई हैव बिन जागा फॉर 24 आवर्स। ये एक बहुत ज़बरदस्त टिप है। जो शब्द आपको नहीं आते अभी अंग्रेजी में, उन्हें आप अभी हिंदी में ही प्रयोग करते रहिए, लेकिन बाकी जो वाक्य संरचना है उसको आप पक्का करने लगे। शब्द धीरे धीरे आप इन क्लासेस में सीखते ही चले जाएंगे, लेकिन जब जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है वाक्य का, यदि ये आपको समझ में आ गया, तो ये समझ लीजिए कि फिर आगे की जो चढ़ाई है वो मुश्किल नहीं है। आगे के कॉन्सेप्ट्स आगे की क्लासेस में फिर से समझेंगे। नमस्ते।